हमारे सुनने वालों के लिए जो भी सोर्सेज हमें मिले हैं, आज हम उनमें से एक किताब पर गहराई से बात करने वाले हैं। एक ऐसी किताब जो शायद पैसे और जिंदगी को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल दे। किताब का नाम है डाई विद जीरो और इसके लेखक हैं बिल पॉकिंस। और बिल पॉकिंस मतलब कोई आम फाइनेंस गुरु नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक बहुत ही कामयाब हेज फंड मैनेजर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर हैं और यहाँ तक कि एक पेशेवर पोकर खिलाड़ी भी। तो उन्होंने पैसे को बहुत अलग अलग नजरियों से देखा है। और ये किताब हमारी उस आदत को, उस कंडीशनिंग को तोड़ती है कि बस पैसा जोड़ते जाओ। हाँ, ये कुछ उस पुरानी कहानी जैसा है ना, चींटी और टिड्डे की। बिल्कुल। हम सबको यही सिखाया गया कि चींटी की तरह बनो, जो पूरी गर्मी मेहनत करती है, सर्दियों के लिए खाना जमा करती है। और टिड्डा, वो तो बस गाना गाता रहता है। हाँ, और हमें पता है कि टिड्डे का क्या होता है, वो बाद में भूखा मर जाता है। लेकिन पर्किंस एक बहुत दिलचस्प सवाल पूछते हैं। क्या? वो पूछते हैं उस चींटी का क्या, उसने मजे कब किए? क्या हो अगर वो चींटी सर्दियों के आने से पहले ही मर जाए, अपने जमा किए हुए खाने का एक दाना भी चखे बिना? ये एक बहुत ही पावरफुल सवाल है और बिल्कुल यही इस किताब का सार है। सही है। ये किताब आपको अमीर कैसे बने ये नहीं सिखाती, ये सिखाती है कि आप अपनी जिंदगी को और ज्यादा भरपूर और ज्यादा यादगार कैसे जिएं। मतलब ये सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं, ये सच में जीने के लिए एक गाइड है। इसका मकसद है जिंदगी के अनुभवों को बढ़ाना, न कि सिर्फ बैंक बैलेंस को। तो इस किताब का जो सबसे बड़ा आइडिया है डाई विद जीरो, मतलब शून्य के साथ मरना, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, पहली बार में थोड़ा गैर जिम्मेदाराना भी लग सकता है। वही तो, क्या इसका मतलब है कि अपनी सारी मेहनत की कमाई बस उड़ा दो, लापरवाही से खर्च कर दो? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब लापरवाही नहीं, बल्कि इरादे के साथ जीना है, पूरी प्लानिंग के साथ। ओके। इसे एक तरह की लाइफ इंजीनियरिंग समझिए। अपनी जिंदगी को इस तरह से डिजाइन करना कि आपको कम से कम पछतावा हो और ज्यादा से ज्यादा संतुष्टि मिले। और एक बात यहां साफ करना बहुत जरूरी है, ये किताब उन लोगों के लिए है जिनके पास अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी करने के बाद इतने पैसे और सेहत है कि वे अपनी जिंदगी के बारे में असली चुनाव कर सकते हैं। ठीक है, ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है। तो चलिए इस आइडिया को और गहराई से समझते हैं। पर्किंस इसे असल जिंदगी में लागू करने के लिए कुछ नियम बताते हैं। हाँ बिल्कुल। सबसे पहला और बुनियादी नियम है, अपनी जिंदगी को ऑप्टिमाइज करें। जिंदगी को ऑप्टिमाइज करें, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि पैसों को नहीं, बल्कि अपने सकारात्मक जीवन के अनुभवों को, मतलब जो पॉजिटिव लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, उन्हें अधिकतम करें। किताब में एरिन और जॉन की एक कहानी है जो दिल को छू जाती है। वे दोनों सफल वकील थे, अच्छी कमाई कर रहे थे, भविष्य के लिए योजना बना रहे थे, सब कुछ परफेक्ट था। फिर 35 साल की उम्र में जॉन को एक बहुत ही दुर्लभ और जानलेवा कैंसर का पता चला। ओह, ये तो बहुत दुखद है। हाँ, और बिल पर्किंस, जो उनके दोस्त थे, ने एरन को एक सलाह दी। एक ऐसी सलाह जो कोई भी फाइनेंशियल प्लानर कभी नहीं देगा। क्या सलाह दी? उन्होंने एरन से कहा, अपना काम छोड़ दो अभी, इसी वक्त, और जॉन के साथ जितना हो सके उतना समय बिताओ। ये सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब एक तरफ आपका पूरा करियर, आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी, और दूसरी तरफ जिंदगी। तो एरिन ने क्या किया? एरन ने उनकी बात मानी, उन्होंने अपना काम छोड़ दिया और वो कीमती समय अपने पति के साथ बिताया। जॉन उसके बाद सिर्फ 3 महीने और जिए। सिर्फ 3 महीने? हाँ, लेकिन सालों बाद एरन कहती हैं कि उन्हें इस बात की गहरी संतुष्टि है कि उन्होंने वो फैसला लिया। ये कहानी हमें झकझोर कर रख देती है, हमें ये याद दिलाती है कि हम हमेशा ये मानकर नहीं चल सकते कि अभी तो बहुत समय है। सही बात है। और ये कहानी सीधे हमें दूसरे बड़े आइडिया पर ले आती है, जिसके बारे में किताब बात करती है। अनुभवों में निवेश करना। हाँ, अनुभवों में निवेश करना, खासकर जब आप जवान हो। पर्किंस इसके लिए एक बहुत ही दिलचस्प शब्द इस्तेमाल करते हैं, मेमोरी डिविडेंड। सही कहा। अब ये जो मेमोरी डिविडेंड है ना, ये सिर्फ एक फैंसी शब्द नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरा आइडिया है। अच्छा। देखिए, जब आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं तो आपको समय समय पर डिविडेंड मिलता है ना, मतलब मुनाफे का एक छोटा हिस्सा। हाँ बिल्कुल। पर्किंस कहते हैं कि जब आप अनुभवों में निवेश करते हैं तो आपको यादों का डिविडेंड मिलता है, और ये डिविडेंड जिंदगी भर आपके साथ रहता है। ठीक है, पर ये किसी महंगी घड़ी या कार खरीदने से अलग कैसे है? वो भी तो एक तरह का अनुभव ही है। यहीं पर असली फर्क है। एक महंगी कार या लेटेस्ट फोन, जिस दिन आप उसे खरीदते हैं उसी दिन से उसकी कीमत कम होनी शुरू हो जाती है, डिप्रिशिएट होती है। एग्जैक्टली। लेकिन एक अनुभव, मान लीजिए 25 साल की उम्र में दोस्तों के साथ की गई एक बैकपैकिंग ट्रिप,
उसकी कीमत समय के साथ बढ़ती है। वो कैसे? 25 की उम्र में आपको उस यात्रा का मजा आता है, 35 की उम्र में आप उसकी कहानियां सुनाकर मजे लेते हैं, 55 की उम्र में आप उन तस्वीरों को देखकर मुस्कुराते हैं, और 75 की उम्र में जब आप शायद कहीं जा नहीं सकते तो वो यादें आपको सुकून देती हैं। वाह! ये एक ऐसा निवेश है जो चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह बढ़ता है। ये सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका है। मतलब यादों को एक फाइनेंशियल एसेट की तरह देखना जिसका रिटर्न समय के साथ बढ़ता ही जाता है। बिल्कुल। पर्किंस अपने कॉलेज के रूममेट जेसन का उदाहरण देते हैं। जब वे दोनों बहुत कम कमाते थे, तब जेसन ने एक साहूकार से पैसे उधार लेकर यूरोप की यात्रा की। उधार लेकर? हाँ, उस वक्त पर्किंस को लगा कि यह बेवकूफ़ी है, पागलपन है। लेकिन सालों बाद उन्हें एहसास हुआ कि जेसन ने बिल्कुल सही किया था। क्यों? क्योंकि जेसन ने वो अनुभव उस उम्र में जिया जब उसके पास सेहत और ऊर्जा थी, जब वो उसका सबसे ज्यादा आनंद ले सकता था। हम सब ऐसे किसी न किसी को जानते हैं ना। हाँ, वो दोस्त जिसने कोई गैर जिम्मेदाराना ट्रिप की थी जब हम सोफा खरीदने के लिए पैसे बचा रहे थे। 20 साल बाद किसी को वो सोफा याद नहीं, पर उस ट्रिप की कहानियां आज भी जिंदा हैं। बिल्कुल वही। और एक और कहानी है उनके पिता की जो बहुत मार्मिक है। बताइए। हाँ, जब उनके पिता बहुत बीमार और उम्रदराज हो गए तो पर्किंस ने उन्हें एक आईपैड दिया। अच्छा। और उस आईपैड में उनके कॉलेज के फुटबॉल के दिनों के वीडियो थे। अच्छा। वो उनके लिए सबसे कीमती तोहफा था, क्योंकि उस उम्र में वे नए अनुभव नहीं बना सकते थे, लेकिन पुरानी यादों के मेमोरी डिविडेंड का पूरा आनंद ले सकते थे। किताब की एक बहुत शक्तिशाली लाइन है, आप अपनी यादों पर रिटायर होते हैं। आप अपनी यादों पर रिटायर होते हैं। वाह! ठीक है, तो अनुभवों में निवेश करें, जल्दी निवेश करें, ये समझ में आता है। लेकिन अब आते हैं किताब के सबसे बड़े और सबसे विवादास्पद नियम पर। जीरो के साथ मरें। हाँ, डाई विद जीरो। इसका सीधा मतलब है कि जो पैसा आपने कमाया है, अगर आप उसे खर्च नहीं करते, तो आपने वो जीवन ऊर्जा बर्बाद कर दी जो उसे कमाने में लगी थी। ये सुनने में बहुत कठोर लगता है। ये कठोर है, लेकिन अगर आप सोचें तो ये गणितीय रूप से सच है। समझाइए इसको। इसे समझने के लिए किताब में एलिजाबेथ नाम की एक काल्पनिक महिला का उदाहरण है। मान लीजिए वो बहुत मेहनत से काम करती है और पैसे बचाती है। जब 85 साल की उम्र में उसकी मृत्यु होती है तो उसके बैंक खाते में $1,30,000 बचे होते हैं। ठीक है। अगर हम हिसाब लगाएं कि ये पैसा कमाने के लिए उसने कितने घंटे काम किया होगा, तो पता चलता है कि उसने अपनी जिंदगी के लगभग 2.5 साल मुफ्त में काम किया। 2.5 साल मुफ्त में? हाँ, वो 2.5 साल जो वो जी सकती थी, अनुभव ले सकती थी, वो उसने उस पैसे के लिए कुर्बान कर दिए जिससे वो कभी इस्तेमाल ही नहीं कर पाई। ये सोचकर ही अजीब लगता है, अपनी जिंदगी के कुछ साल मुफ्त में काम करना, उस पैसे के लिए जिसका कोई इस्तेमाल ही ना हो। तो लोग ऐसा करते क्यों हैं? हम सब इस जाल में क्यों फंस जाते हैं? इसके 2 मुख्य कारण हैं। पहला है ऑटो पायलट पर जीना। ऑटो पायलट? हाँ, हमें बचपन से एक ही रास्ता सिखाया जाता है, पढ़ो, अच्छी नौकरी करो, पैसा बचाओ, रिटायर हो जाओ। हम इसी रास्ते पर चलते रहते हैं बिना ये सोचे कि क्यों। बस एक आदत की तरह। बिल्कुल। किताब में अरबपति जॉन आर्नोल्ड की कहानी है, अपने सारे वित्तीय लक्ष्य पूरे करने के बाद भी वो काम करते रहे। क्यों? क्योंकि उन्हें काम करने की आदत हो गई थी। वो और कमाने के रोमांच में जीने का रोमांच भूल गए थे। और दूसरा कारण? दूसरा बड़ा कारण है उम्र। हम ये भूल जाते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ साथ पैसे का आनंद लेने की हमारी क्षमता भी कम हो जाती है। ये एक बहुत जरूरी बात है। हाँ, पर्किंस रिटायरमेंट को 3 चरणों में बांटते हैं। गोगो वर्ष, जो आमतौर पर 60 से 75 के बीच होते हैं। गोगो? हाँ, जब आपके पास समय, पैसा और सेहत तीनों होते हैं। आप घूम सकते हैं, नई चीजें सीख सकते हैं। फिर आते हैं स्लोगो वर्ष, 75 से 85 के बीच, जब सेहत कम होने लगती है। और आखिर में नो गो वर्ष, जब स्वास्थ्य कारणों से आप ज्यादा कुछ नहीं कर पाते। दिक्कत यह है कि ज्यादातर लोग अपना सारा पैसा नो-गो वर्षों के लिए बचाते हैं, जब वो उसका ठीक से इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। यहीं पर मेरे मन में वो सवाल आता है जो शायद हर सुनने वाले के मन में आ रहा होगा। ठीक है, मैं अपने लिए ये सब समझ सकती हूँ, लेकिन बच्चों का क्या उनके लिए एक विरासत छोड़ना हमारी जिम्मेदारी नहीं है? ये डाई विद जीरो का आइडिया थोड़ा स्वार्थी नहीं लगता? ये सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल है, और पर्किंस इसे पाखंड कहते हैं। पाखंड?
ये तो बहुत बड़ा शब्द है। हाँ, वो कहते हैं अगर आप सच में अपने बच्चों की मदद करना चाहते हैं तो उन्हें पैसा तब दें जब उन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो, मतलब? न कि तब जब आप 90 साल की उम्र में मर जाएं और वो खुद 60 साल के हों। आंकड़े बताते हैं कि ज्यादातर लोगों को विरासत तब मिलती है जब वे खुद 50 या 60 के दशक में होते हैं। जब तक वो खुद आर्थिक रूप से स्थिर हो चुके होते हैं। बिल्कुल। और उन्हें उस पैसे की उतनी जरूरत नहीं होती जितनी 30 साल की उम्र में होती। लेकिन एक 28-30 साल के बच्चे को बड़ी रकम देना, क्या ये एक बहुत बड़ा जोखिम नहीं है? क्या हो अगर वो उसे उड़ा दे? क्या ये इंतजार करना ज्यादा जिम्मेदाराना नहीं है कि वे बड़े और समझदार हो जाएं? ये एक जायज चिंता है और किताब ये नहीं कहती कि आप बस उन्हें एक चेक लिखकर दे दें। ये रणनीतिक रूप से देने के बारे में है। अच्छा। किताब में वर्जीनिया कॉलिंस की कहानी है। उन्हें 49 साल की उम्र में विरासत मिली। वो कहती हैं कि ये पैसा अगर 10-20 साल पहले मिला होता, जब वो अपने बच्चों को पालने और घर की किश्तें भरने के लिए संघर्ष कर रही थीं, तो ये एक जीवन रेखा होती। बात तो सही है। तो परकिंस के अनुसार बच्चों को पैसा देने की सबसे अच्छी उम्र 26 से 35 साल के बीच है। जब वे अपना जीवन बना रहे होते हैं। हाँ, आप उनकी पढ़ाई में मदद कर सकते हैं, घर खरीदने में डाउन पेमेंट दे सकते हैं या उनका कोई छोटा बिजनेस शुरू करवा सकते हैं। तो ये पैसा देने के समय को बदलने के बारे में है ना कि पैसा ना देने के बारे में। बिल्कुल। और सबसे बड़ी विरासत पैसा नहीं है। सबसे बड़ी विरासत वो अनुभव हैं जो आप उनके साथ साझा करते हैं। वो छुट्टियां, वो बातचीत, वो सिखाए गए सबक, वो असली संपत्ति हैं। ठीक है, ये सब सैद्धांतिक रूप से बहुत अच्छा लगता है, पर इसे असल जिंदगी में लागू करना बहुत मुश्किल लग रहा है। कोई कहाँ से शुरू करे? क्या किताब इसके लिए कोई व्यवहारिक मतलब प्रैक्टिकल तरीका बताती है? हाँ, और ये बहुत जरूरी है, वरना ये सिर्फ एक फिलॉसफी बनकर रह जाएगी। किताब दो मुख्य तरीकों की बात करती है, टाइम बकेटिंग और अपनी पीक को जानना। टाइम बकेटिंग, ये किसी टू डू लिस्ट जैसा लगता है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। इसे अपनी जिंदगी के लिए वेकेशन प्लान करने जैसा समझिए। अच्छा। आप एक ही दिन में म्यूजियम, स्कूबा डाइविंग और पहाड़ पर ट्रेकिंग तीनों नहीं कर सकते। आप उन्हें सही समय और सही जगह के लिए प्लान करते हैं। टाइम बकेटिंग का मतलब है कि आप अपनी जिंदगी को 5 या 10 साल के खंडों में यानी बकेट्स में बांटें। दशकों में, जैसे 20s, 30s, 40s। हाँ, बिल्कुल। और फिर आप सोचें कि आप किस बकेट में कौन से अनुभव लेना चाहते हैं। मतलब कुछ अनुभव ऐसे हैं जो सिर्फ 20 या 30 की उम्र में ही किए जा सकते हैं। बिल्कुल, जैसे दुनिया भर में बैकपैकिंग करना या किसी मुश्किल पहाड़ पर चढ़ना, ये शायद आप 70 की उम्र में नहीं कर पाएंगे। सही बात है। इसी तरह कुछ अनुभव जैसे एक शांत क्रूज पर जाना शायद 60 के दशक के लिए बेहतर हों। यह आपको अपने समय और पैसे को प्राथमिकता देने में मदद करता है। यह आपको उस ऑटो पायलट मोड से बाहर निकालता है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। ठीक है, ये समझ आया। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है। और दूसरा तरीका था अपनी पीक को जानना। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अपनी नेटवर्थ की पीक, मतलब वो उम्र जब आपकी कुल संपत्ति सबसे ज्यादा होगी। अच्छा। ज्यादातर लोगों के लिए ये उम्र 45 से 60 के बीच आती है। ये वो मोड़ है, वो टर्निंग पॉइंट है जब आपको पैसा जमा करना बंद कर देना चाहिए और उसे अनुभवों पर रणनीतिक रूप से खर्च करना शुरू कर देना चाहिए। मतलब डीक्यूमुलेट करना। एग्जैक्टली। अगर 65 की उम्र के बाद भी आपकी संपत्ति बढ़ रही है तो आप डाई विद जीरो के रास्ते पर नहीं हैं। इसका मतलब है कि आप जरूरत से ज्यादा बचत कर रहे हैं। तो चलिए इन सब बातों को एक साथ लाते हैं। अगर कोई आज से ही इन विचारों को अपनी जिंदगी में उतारना चाहता है तो उसके लिए सबसे पहले 3-4 कदम क्या होने चाहिए? क्योंकि ये सब बहुत बड़ा लग सकता है, तो शुरुआत कहाँ से करें? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि इसे छोटे छोटे मैनेजेबल कदमों में तोड़ना जरूरी है। सबसे पहला कदम है अपनी जीवन ऊर्जा के बारे में सोचना शुरू करें। अगली बार जब आप कोई महंगी चीज खरीदें, चाहे वो फोन हो या कपड़े, तो उसकी कीमत को रुपयों में नहीं बल्कि अपनी जिंदगी के घंटों में मापें। मतलब ये सोचने के लिए कि इसे कमाने में मुझे कितने घंटे लगे? हाँ, सोचें कि इस चीज को खरीदने के लिए आपको कितने घंटे काम करना पड़ा। क्या ये सच में उतनी कीमती है? ये एक बहुत शक्तिशाली मानसिकता का बदलाव है। ये तो है। दूसरा कदम शायद वो टाइम बकेट्स बनाना होगा। हाँ, लेकिन उसे बहुत जटिल बनाने की जरूरत नहीं है। बस एक कागज लें और अगले 10 सालों के लिए उन 5-7 अनुभवों की सूची बनाएं जो आप सच में करना चाहते हैं। सिर्फ 5-7? हाँ, शुरुआत के लिए। ये आपको एक दिशा देगा। ये आपको बताएगा कि आप किसके लिए बचत कर रहे हैं, किसी नंबर के लिए नहीं बल्कि असली जिंदगी के अनुभवों के लिए। और बच्चों या दान के बारे में क्या? वो तीसरा कदम है।
अगर आप बच्चों या किसी चैरिटी को पैसा देना चाहते हैं तो यह तय करें कि कब और कितना देना है। उस रकम को अपनी खर्च की योजना से अभी अलग कर दें। उसे ऐसे देखें जैसे वो पैसा आपका है ही नहीं। इससे क्या होगा? इससे आपको अपने बाकी पैसे को बिना किसी अपराध बोध के, बिना गिल्ट के खर्च करने की आज़ादी मिलेगी। और अपनी जिंदगी में ही दें ताकि आप उसका असर भी देख सकें। और आखिर में किताब जोखिम लेने की भी बात करती है। हाँ, परिकलित जोखिम, कैलकुलेटेड रिस्क। किताब कहती है बहादुर बने, मूर्ख नहीं। खासकर जब आप जवान हो तो नए करियर आजमाने से या किसी ऐसी जगह जाने से ना करें जहां आप किसी को नहीं जानते। आपके पास गलतियों से उभरने के लिए ज्यादा समय होता है। यह भी एक तरह का अनुभव में निवेश ही है। इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो वो कौन सी सबसे शक्तिशाली बातें हैं जो सुनने वालों को याद रखनी चाहिए? मेरे हिसाब से 4 मुख्य बातें। बताइए। पहली, आपकी जिंदगी आपके अनुभवों का जोड़ है, आपके बैंक बैलेंस का नहीं। असली संपत्ति यादें हैं, पैसा नहीं। ठीक है। दूसरा, मेमोरी डिविडेंड दुनिया का सबसे बड़ा रिटर्न देता है, इसलिए अनुभवों में जल्दी से जल्दी और बार बार निवेश करें। तीसरी, ऑटो पायलट पर जीना बंद करें, अपनी जिंदगी को जानबूझकर प्लान करें, उसे डिजाइन करें। और चौथी और आखिरी, पैसा तब दें जब उसका सबसे ज्यादा असर हो। अपनी मौत का इंतजार ना करें, चाहे वो बच्चों को देना हो या दान में। अंत में एक विचार, ये किताब आपको अपनी मृत्यु का सामना करने के लिए कहती है, इसलिए नहीं कि आप निराश हों, बल्कि इसलिए कि आप और ज्यादा तात्कालिकता और मकसद के साथ जी सकें। सही है। बिल पर्किंस एक ऐप का इस्तेमाल करते हैं जो उनकी अनुमानित मृत्यु तक के दिनों की उल्टी गिनती करता है। जरा सोचिए, अगर किसी को पता चले कि उसके पास जिंदगी में बस कुछ 100 वीकेंड ही बचे हैं, तो उसके लिए क्या बदलेगा? वो उस अगले वीकेंड को कैसे बिताएगा? और ये भी याद रखना जरूरी है कि डाई विद जीरो का लक्ष्य हासिल करना लगभग असंभव है। आप शायद ठीक 0 पर खत्म नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। हाँ, ये कोई सटीक विज्ञान तो नहीं है। नहीं, लेकिन इस लक्ष्य का पीछा करना ही आपको एक भरपूर, यादगार और बिना पछतावा वाली जिंदगी जीने के लिए प्रेरित करेगा। अंत में जिंदगी का मकसद यादें इकट्ठा करना है। और ऐसे ही शक्तिशाली किताबों के सारांश और उन पर गहरी चर्चा के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।